नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जहां पे हम लोग पॉलिटी को या इंडियन पॉलिटी को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रीलिम्स से पहले कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आपको बता दिया जा रहा है कि एग्जैक्टली आपको हर एक टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारा ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग को पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है, एक सिंगल चीज़ जो इसमें आपको समझनी है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये जो एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर है, केवल ये चीज़ है जो कंपल्सरीली आपको समझना होगा। इसका मतलब क्या है कि कुछ कुछ जगह पे हम लोग, जैसे मान लेते हैं हम लोग पार्लियामेंट की बात अगर करते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव तो है ही, एग्जीक्यूटिव हेड है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव तो है ही, लेकिन वो एक लेजिस्लेचर का पार्ट भी है। कैसे? क्योंकि पार्लियामेंट का पार्ट प्रेसिडेंट है। अब इस तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो डुअल रोल परफॉर्म कर रहा है। अब मान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर जब वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ तब वो एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो एक एमपी भी तो है जिस वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बना है, तो उस समय वो एक लेजिस्लेचर है। अब कैसे ये एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के? क्योंकि यहाँ पे ये जो लेजिस्लेचर की बात हो रही है ये बेसिकली उनकी बात हो रही है जो लोग ऑपोजिशन में हैं, क्योंकि बिना इनके सपोर्ट के ये एग्जीक्यूटिव जो अभी पावर में है, ये लोग कोई भी बिल पास तो नहीं कर सकते हैं, बिना इनके सपोर्ट के। तो इसीलिए अगर ये लोग इररिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर होते, तो ये लोग कोई भी बिल लेके आ जाते और पास हो जाता ऑटोमेटिकली। लेकिन ऐसा है नहीं। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो लेजिस्लेचर्स जो हैं उनके तरफ रिस्पॉन्सिबल रहें, एंड दैट्स द लॉजिक, दैट्स दी आई वुड से कि जब आप लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो है वो एक ऑटोमेटिक आउटकम है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटराइटली नहीं लिखी गई है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम अलग है। तो आप लोग इसके जो मेन फीचर्स हैं उस पर फोकस करें और इस तरीके से पढ़े जहाँ पे मैंने आपको समझाया। सिमिलरली अगर हम लोग फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, तो फेडरल सिस्टम जैसे ही आप लोग समझ में आएगा, फेडरल सिस्टम मतलब क्या है। यहाँ पे एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात हो रही है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ये सबसे वाइटल चीज़ है। अब ये पावर मतलब क्या? पावर के अंदर लेजिस्लेटिव पावर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर हो सकते हैं, फाइनेंशियल पावर्स हो सकते हैं। और ये डिफरेंस क्या है बिटवीन ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बहुत सीधी सी बात है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से आपको एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिखता है। यहाँ पे सेंटर होगी या यूनियन होगी, यहाँ पे स्टेट्स होंगी। अगर यूनिटरी होती तो इनके पास कोई भी ऑटोनॉमी नहीं होती, क्योंकि ये एक फेडरल नेचर का है तो इसके पास भी कुछ पावर है। यहाँ पे भी स्टेट को भी कोई ऑटोनॉमी दी गई है। अगर ये यूनिटरी होती तो ऑटोनॉमी जो है वो यूनियन के पास ही होती, स्टेट के पास नो ऑटोनॉमी, ये स्थिति होती, जो कि फेडरेशन में नहीं है। और इसीलिए हम लोग फेडरेशन सिस्टम को अपनाए हैं, क्योंकि हमारा जो कंट्री है बहुत ही डाइवर्स है, उसमें अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग बेसिक ऑटोनॉमी भी स्टेट्स को नहीं देंगे तो वो वेरीड जो इन्फॉर्मेशन है, जो वेरीड डिमांड है, एस्पिरेशंस है, उसको कभी भी जो है केटर नहीं किया जा सकता। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। आगे इस चीज़ को देखते हैं थोड़ा और सीरियसली, कि अगर हमें पता है कि देयर इज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, तो वो
पावर का जो रिलेशन होगा बिटवीन द टू, वो रिलेशन कैसा होगा, हम लोग उसको कहते हैं यहाँ पे यूनियन या सेंटर स्टेट रिलेशंस. इट कुड बी लेजिस्लेटिव रिलेशंस, it could be administrative relations, it could be financial relations and various other commission and recommendations. तो आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट कमीशंस की जो डिक्टम्स हैं या जो डिक्रीज हैं वो पढ़नी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल सरकारिया कमीशन ने गवर्नर के लिए, सरकारिया कमीशन ने गवर्नर के लिए सरकारिया कमीशन ने गवर्नर के लिए क्या स्पेसिफिकली मेंशन किया है जिससे ये फेडरेशन में स्टेट की ऑटोनॉमी बनी रह सके. इस तरीके की कोई चीज़ है. लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये बहुत ही रेलेवेंट चीज़ है. ये आर्टिकल आपको 245 से लेकर शुरू हो जाती है, 245 से स्टार्ट होती है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इसमें वो 7th शेड्यूल भी आता है जिसके अंदर आपको ये यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट भी देखने को मिलेगी. इसका मतलब यह है कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि यूनियन लिस्ट में हैं जिसके ऊपर केवल और केवल पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, कौन कौन से स्टेट लिस्ट में है, कौन कौन से कॉन्करेंट लिस्ट में जहाँ पे दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट्स दोनों. आपको आर्टिकल 248 में रेसिडुअरी पावर मिलता है. मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा आइटम है जो इसमें भी मेंशन नहीं है, इसमें भी मेंशन नहीं है, इसमें भी मेंशन नहीं है, तो वैसे टॉपिक पे कौन लॉ बनाएगा, रेसिडुअरी पावर इज ऑलवेज लाइज विद द यूनियन. तो ये एक फीचर है जो यूनियन सेंट्रिक है. तो ये कहाँ जा सकता है कि हमारा देश जो है, हमारा देश का जो कानून है, जो संविधान है, वो फेडरल भले ही है लेकिन ये यूनियन बायस्ड है. और ये कोई एक इंस्टेंस नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं. जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती रहेगी आपको समझ आता रहेगा. इसके बाद आपको फोकस करना है इंटरस्टेट रिलेशंस. इंटरस्टेट रिलेशंस जो हैं इसके अंदर आपको इंटरस्टेट काउंसिल, इसका फॉर्मेशन, जोनल काउंसिल, इसका फॉर्मेशन, इसकी कॉम्पोजिशन, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत. इस पे फोकस करना है. इसके बाद आपके आ जाएंगे इमरजेंसी प्रोविजन. ये एक सेलियन फीचर भी है. इमरजेंसी प्रोविजन है इंडिया के लिए बहुत ही यूनिक सा चीज़ है. ये तब होता है जब हमारे देश में कोई ऐसी अनफोर्सिएबल सिचुएशन आ गई है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ हमारे देश में उसकी जो इंटेग्रिटी है, उसकी जो सॉवरेनिटी है, वो खतरे में आ सकती है. इट्स मोर ऑफ लाइक कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसने समस्या क्रिएट कर दी है जो कि फैमिली को तोड़ सकता है, तो आप क्या करते हो, उसी वक्त अपने फैमिली को बचाने के लिए आप सतर्क हो जाते हो. तो हेड ऑफ द फैमिली जो है उसने जितनी भी छूट दे रखी हो उस पर्टिकुलर मोमेंट में सारे पावर्स अपने हाथ में ले लेता है. तो डिसीजन मेकर एक हो जाता है. बिना एक प्रॉपर अमेंडमेंट के आप पूरी की पूरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी में कन्वर्ट कर देते हो. दिस इज व्हाट द इमरजेंसी प्रोविजन इज ऑल अबाउट. इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं. नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 है. प्रेसिडेंट्स रूल ये 356 में है. और फाइनेंशियल रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी ये 360 में है. हर एक के अलग अलग ग्राउंड्स हैं और इसकी टेन्योर है, इसके सेफगार्ड्स हैं, क्योंकि इसका एक इम्पैक्ट फंडामेंटल राइट में पड़ता है तो सेफगार्ड्स देना ज़रूरी है. और ये सेफगार्ड मेजरली आपको 44th अमेंडमेंट में देखने को मिलता है. इसका जैसे एक आउटकम पॉजिटिव है, इसका एक नेगेटिव आउटकम भी है जो कि इमरजेंसी के दौरान 1975 में इंदिरा गांधी के समय बहुत लोगों ने फेस करा था. इसके बाद आपको जैसे ही आपने इतना पढ़ लिया तो आपका पार्ट 2 हो गया. अब पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है इसको आपको कंबाइंड तरीके से पढ़ना है. कैसे पढ़ना है, आपको ये चार्ट दिख रहा होगा. इस चार्ट के बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं. अगली वीडियो में बने रहिए, हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे.
और अगर आप लोगों को ये सच में वीडियोस अच्छा लग रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इमरजेंसी प्रोविजन और ये बाकी के जितने सारे टॉपिक्स हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे कंटिन्यूअसली छोटे छोटे हिस्सों में इसकी एक्सप्लेन्ड वीडियोस लाते रहेंगे। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको एग्जैक्टली कौन से प्रोविजन की या कौन से चैप्टर के ऊपर वीडियोस चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स सामने आ रहा है, तो अगर आपकी डिमांड के अनुसार हम लोग जो है वीडियोस अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।